एक और अजीबोगरीब कहानी में खुशामदीद। हमारी आज की कहानी कैप्टन हार्लो और उसके आदमियों के बारे में है, जो सब समुद्र की गहराई में दफन खजाने की तलाश में निकले थे। इस बात से बिल्कुल बेखबर के खजाने के दरवाजे पर मौत घात लगाए उन सब का इंतजार कर रही थी। मेरा नाम बिली है और आप सब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सन 1926। हम एक समुद्री जहाज को देखते हैं। जिस जहाज पर सवार एक आदमी समुद्र के अंदर उल्टियां कर रहा था। कम बख्त, मुझे इस समुंदर से नफरत है। इतने में उस आदमी को अपने पीछे से एक आवाज आती है। ओए सनी जिम, अगर तुम्हें समुंदर से इतना ही डर लगता है तो आखिर तुम हमारे साथ आए ही क्यों? तुम अपना मुंह बंद रखो कैप्टन हार्लो, वरना मैं वहां आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे मेरे बॉस मिस्टर मेडन ने यहाँ तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है, ताकि तुम उनके भी हिस्से का सोना लेकर कहीं भाग ना जाओ। अगर मेडन ने मेरे ऊपर नजर ही रखनी थी तो उसको अपने किसी अक्लमंद आदमी को मेरे साथ भेजना चाहिए था, ना कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ को। इससे पहले के बात ज्यादा बिगड़ती और कैप्टन हार्लो और सनी जिम एक दूसरे के ऊपर मुक्के और घूंसे बरसाना शुरू कर देते। फाइफर वहां आकर उन दोनों को समझाता है, दोस्तों, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। याद रखो कि हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं। वहां नीचे समुद्र में इतना सोना है कि उस सोने को पाकर मिस्टर मेडन तो क्या, हम सब की भी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए आपस में लड़ने की बजाय बस दुआ करो कि हमारे गोताखोर मिस्टर शोल्स को वो सोना मिल जाए। मिस्टर मार्क, हमारे गोताखोर की कोई खबर मिली? सर, मिस्टर शोल्स तकरीबन आधा घंटा पहले समुद्र की जमीन पर लैंड कर चुके हैं और फिर हम जहाज की एक रस्सी को समुद्र के अंदर जाते हुए देखते हैं, जिस रस्सी का दूसरा सिरा समुद्र के अंदर मौजूद गोताखोर मिस्टर शोल्स के जिस्म के साथ जुड़ा हुआ था। शोल्स अंधेरे समुद्र के अंदर अपनी तलाश में मसरूफ होता है कि इसी दौरान वो एक शार्क को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो शार्क हमला करने की नीयत से शोल्स की जानब बढ़ती है, लेकिन शोल्स के हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी से परेशान होकर उस शार्क को शोल्स से दूर भागना पड़ता है। अपनी आंखों से उस शार्क का पीछा करते हुए शोल्स की नजर समुद्र की जमीन पर पड़ी एक तबाह हाल सबमरीन पर पड़ती है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तकरीबन 3 महीने पहले कैप्टन हार्लो न्यूयॉर्क के एक शराब खाने में अपने साथियों के साथ बैठा होता है। एक सोने की ईंटों से भरी जर्मन सबमरीन जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान समुद्र के अंदर डूब गई थी। कैप्टन हार्लो, आपसे जरूर किसी ने झूठ बोला है। नहीं मार्क, मेरी खबर एकदम पक्की है और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। ये कहकर कैप्टन हार्लो एक बहुत बड़ी सोने की ईंट निकालकर अपने साथियों के सामने रख देता है। कैप्टन, क्या ये? हाँ सोनिया, ये बिल्कुल खालिस सोना है। मैंने चेक करवाया है। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो मैं तुम लोगों को उस सबमरीन तक लेकर जा सकता हूँ, जो सबमरीन इस तरह की सोने की ईंटों से भरी हुई है। वो सब तो ठीक है कैप्टन हार्लो, लेकिन आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि इस मिशन पर कितने ज्यादा पैसे खर्च होंगे? सोनिया, तुम लोग पैसों की टेंशन मत लो। मैंने एक आदमी ढूंढ लिया है, मिस्टर मेडन, जो हमारे इस मिशन पर पैसे लगाने के लिए तैयार है। बदले में हमें मिस्टर मेडन को अपने खजाने में से हिस्सा देना होगा। बस एक छोटा सा मसला है। और कैप्टन हार्लो, वो क्या है? मिस्टर मेडन के कुछ आदमी भी इस मिशन में हमारे साथ होंगे, हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। चलो छोड़ो इन सब बातों को, मिलो हमारे गोताखोर मिस्टर शोल्स से। 3 महीने बाद सबमरीन के टूटे हुए हिस्से से अंदर झांकने पर शोल्स की नजर सबमरीन के अंदर मौजूद लकड़ी के डब्बों पर पड़ती है। उन लकड़ी के डब्बों के अंदर क्या है, ये जानने के लिए
शोल्स उन डब्बों को खोलने के लिए अपना चाकू निकालता है, लेकिन इसी दौरान शोल्स को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सर उठाकर देखने पर शोल्स अपने सामने एक खौफनाक बला को खड़ा पाता है। वो बला आधी औरत और आधी सांप जैसी दिखती थी। इससे पहले कि हमारा गोताखोर कुछ समझ पाता, वो बला अपनी जगह से मूव करती है और अंधेरे समुद्र के अंदर गायब हो जाती है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि शोल्स को लगता है कि शायद उसको कोई गलत फहमी हुई है। इसके बाद शोल्स अपना दिमाग क्लियर करता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। ऊपर जहाज पर लेडी सोनिया सनी जिम के साथ बात कर रही होती है। देखो सनी जिम, मुझे पता है कि तुम कैप्टन हार्लो को पसंद नहीं करते, लेकिन ये बात याद रखना कि कैप्टन हार्लो के अलावा इस पूरे जहाज पर और कोई आदमी ऐसा मौजूद नहीं है जिसको ये बात पता हो कि इस जहाज को कैसे चलाना है। इसलिए सनी जिम, अगर कैप्टन हार्लो को कुछ भी हुआ तो तुम कभी उन सारी सोने की ईंटों को खुश्क जमीन तक नहीं लेकर जा पाओगे। इसलिए सनी जिम, बेहतर होगा कि तुम्हारा कैप्टन हार्लो के साथ जो भी मसला है, तुम अपना वो मसला कैप्टन हार्लो के साथ खुश्क जमीन पर पहुंचने के बाद ही निपटाओ। इसी दौरान जहाज के दूसरे कोने में मौजूद मार्क कैप्टन हार्लो को आवाज लगाता है। कैप्टन हार्लो, हमें गोताखोर से सिग्नल मिला है। हम गोताखोर को ऊपर खींच रहे हैं। इसके बाद जहाज पर मौजूद आदमी रस्सियों की मदद से एक लोहे के सिलेंडर को पानी से बाहर निकालते हैं। जहाज पर पहुंचने के बाद जब उस सिलेंडर का ढक्कन खोला जाता है तो उस सिलेंडर के अंदर से गोताखोर शोल्स बाहर निकलता है, जिसने अपने हाथ में सोने की एक बहुत बड़ी ईंट उठा रखी थी। ये देखकर जहाज पर मौजूद सारे लोग खुशी के मारे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। रात के वक्त जहाज पर मौजूद सारे लोग सोना मिलने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं, जबकि शोल्स जहाज के एक अंधेरे कोने में अकेला बैठा कुछ सोच रहा होता है। इसी दौरान फाइफर वहां आकर शोल्स को एक शराब की बोतल की पेशकश करता है। शोल्स फाइफर की उस पेशकश को खुशी खुशी कबूल कर लेता है। बातों बातों में शोल्स फाइफर को बताता है कि वो वर्ल्ड वॉर वन में एक फौजी था। मिस्टर शोल्स, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपने जंग में बहुत से दुश्मन फौजियों को मौत के घाट उतारा होगा। हाँ मिस्टर फाइफर, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मैंने जंग में वाकई ही बहुत से फौजियों को मारा था। मिस्टर फाइफर, यही तो एक फौजी का काम होता है ना। आप एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे आदमी को मारते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त आता है जब आपको एहसास होता है कि आपके नज़दीक अब इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं रही। और मिस्टर फाइफर, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा होता है। सुबह आंख खुलने पर शोल्स अपने आप को इंसानी लाशों और चूहों के दरमियान लेटा हुआ पाता है। ये देखकर शोल्स डर के मारे जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर देता है। इतने में मार्क चीखें मार रहे शोल्स को थप्पड़ मारकर नींद से जगा देता है। शोल्स, तुम ठीक तो हो? हाँ मार्क, मैं बस एक डरोना ख्वाब देख रहा था। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। कैप्टन हार्लो तुम्हें फौरन ऊपर डेक पर बुला रहे हैं। जहाज के डेक पर कैप्टन हार्लो और सनी जिम किसी बात पर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि इतने में शोल्स भी वहां आ जाता है। शुक्र है शोल्स कि तुम आ गए। अब तुम ही इस पागल सनी जिम को समझाओ कि हम उन सोने की ईंटों से भरे लकड़ी के डब्बों को क्यों इस वक्त उस सबमरीन के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते। सनी जिम, वो सबमरीन इस वक्त समुद्र के अंदर एक चट्टान पर खड़ी है। हमें डर है कि अगर हमने उस सबमरीन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की तो वो सबमरीन फिसल कर समुद्र के अंदर और ज्यादा गहराई में गिर जाएगी। तो कोई बात नहीं शोल्स, तुम समुद्र के अंदर
थोड़ा और गहराई में गोता लगा लेना, यही तो तुम्हारा काम है ना। नहीं सनी जिम, कोई भी समुंदर के अंदर इतनी गहराई में नहीं जा सकता। समुंदर के अंदर इतनी गहराई में पानी का प्रेशर मेरे डाइविंग हेलमेट को एक झटके में कुचल देगा। तो फिर जाओ शोल्स, और जाकर कोई तरीका ढूंढो जिससे हम उन सारी सोने की ईंटों को हासिल कर सकें। इसके बाद शोल्स अपने दो साथियों के साथ सिलेंडर में बैठकर सबमरीन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। समुद्र की गहराई में पड़ी सबमरीन के पास पहुंचकर शोल्स अपने दोनों साथियों से कहता है, हम बस यहाँ पर सबमरीन का मुआयना करने आए हैं। जब तक मैं ना कहूँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। शोल्स और उसके साथी सबमरीन के इर्द गिर्द तैर रहे होते हैं कि इसी दौरान शोल्स के आसपास मौजूद पानी का रंग अचानक से लाल हो जाता है। कुछ देर बाद जब पानी का लाल रंग खुद ब खुद छटता है, तो शोल्स को अपने एक गोताखोर साथी की टॉर्च पानी में तैरती हुई मिलती है। और फिर शोल्स की नज़र अपने उस गोताखोर साथी की टूटी हुई ऑक्सीजन ट्यूब पर पड़ती है। शोल्स का एक साथी मारा जा चुका था। ये देखकर शोल्स और उसका दूसरा साथी फौरन अपने जहाज पर वापस आ जाते हैं। तो शोल्स, तुम मुझे ये बता रहे हो कि वहां समुद्र के अंदर मौजूद एक आधी औरत और आधी सांप जैसी दिखने वाली बला ने मेरे एक आदमी को जान से मार दिया है। हाँ हार्लो, मैंने खुद उस बला को अपनी आंखों से देखा है। उस वक्त तो मुझे लगा कि शायद मुझे कोई वहम हुआ है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरा वहम नहीं था। वो चीज उस वक्त वाकई ही मेरे सामने खड़ी थी। शोल्स, तुम अभी कुछ देर पहले एक हादसे में से गुजरे हो, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लेकिन फिर फाइफर कैप्टन हार्लो से कहता है, कैप्टन हार्लो, मिस्टर शोल्स बिल्कुल सच बोल रहे हैं। फाइफर, क्या तुमने भी उस बला को देखा है? शोल्स फाइफर से पूछता है। हाँ मिस्टर शोल्स, मैंने देखा है। फर्क बस इतना है कि मैं उस बला को जलपरी के नाम से बुलाता हूँ। मिस्टर शोल्स, मैं भी आपकी तरह वर्ल्ड वॉर वन में अपने मुल्क की तरफ से लड़ा था। जंग के दिनों में मेरी ड्यूटी एक सबमरीन पर थी, जहां पर मेरा काम आवाजें सुनकर समुद्र की गहराई में मौजूद दुश्मन मुल्कों की सबमरीन्स की लोकेशन को ढूंढना था। एक दिन जब मैं अपना काम कर रहा था, तो मुझे अपने हेडफोन में से एक औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज पानी के अंदर से आ रही थी। मैं समुद्र की गहराई में उस आवाज की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरान पता नहीं कैसे हमारी सबमरीन एक हादसे का शिकार हो गई। वो हादसा इतना खौफनाक था कि मेरे बहुत से साथी उस हादसे में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। खुशकिस्मती से हम जिंदा बचे कुछ लोग अपनी सबमरीन को सही सलामत समुद्र के ऊपर लाने में कामयाब हो गए। लेकिन सबमरीन में से बाहर आने पर मैंने और मेरे साथियों ने जो देखा, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वो हमारे सामने खड़ी थी, वो जलपरी। उस जलपरी ने मुझे और मेरे साथियों को अपनी सुरीली आवाज के जादू में जकड़ लिया था। और फिर बस बहुत हो गया फाइफर, मेरे पास तुम्हारी इस झूठी कहानी के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कैप्टन हार्लो फाइफर की बात को बीच में ही काट देता है। मेरी बात सब ध्यान से सुनो। वहां नीचे पानी में कोई बला या जलपरी नहीं है, और मेरे आदमी को किसी तरह की शार्क ने मारा है। बात खत्म हो गई। इतने में सनी जिम वहां आकर कैप्टन हार्लो के ऊपर चीखना चलाना शुरू कर देता है। बस हार्लो, बहुत हो गया। तुम और तुम्हारे आदमी बहुत वक्त लगा रहे हो। मैं उन सोने की ईंटों के लिए पूरी जिंदगी इस जहाज पर बैठा नहीं रह सकता। सनी जिम, मैंने अभी अभी अपने एक आदमी को खोया है। हार्लो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे और मेरे बॉस मिस्टर मेडन को सिर्फ उन सोने की ईंटों से मतलब है। कैप्टन हार्लो और सनी जिम आपस में बहस कर रहे होते हैं कि इतने में लेडी सोनिया वहां आकर
कैप्टन हार्लो और सनी जिम से कहती है, बॉयज, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सबमरीन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसमें मौजूद सारा सोना बाहर निकाल सकते हैं। जब शोल्स और उसका एक साथी वापस समुद्र में जाने के लिए अपना डाइविंग सूट पहन रहे होते हैं, तो इसी दौरान मार्क वहां आकर शोल्स को वापस समुद्र के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है। शोल्स, जब तुम्हें पता है कि वहां नीचे पानी में खतरा है, तो तुम फिर क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? मार्क, मेरे भाई, मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे उस सोने की जरूरत है। मैं अपनी इस गुर्बत की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। इसके बाद शोल्स और उसका साथी वापस सबमरीन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सबमरीन के पास पहुंचकर शोल्स और उसका साथी कुछ रस्सियों की मदद से सबमरीन को अपने जहाज के साथ बांध लेते हैं। काम खत्म करने के बाद शोल्स और उसका साथी वापस अपने जहाज की तरफ आने के लिए निकल पड़ते हैं। ऊपर जहाज पर लेडी सोनिया और सनी जिम एक कमरे में बैठे आगे क्या करना है ये डिस्कस कर रहे होते हैं। सोनिया, मुझे डर है कि अगर हमने सबमरीन को ऊपर खींचने की कोशिश की तो सबमरीन टूट जाएगी। ओ सनी जिम, मुझे भी ये बात पता है। मैंने सबमरीन को सिर्फ जहाज के साथ इसलिए बांधा है ताकि हम सबमरीन को फिसल कर समुद्र के अंदर और ज्यादा गहराई में गिरने से रोक सकें। सनी जिम, मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम जाओ और जाकर थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत मसरूफ होने वाला है। शाम के वक्त सनी जिम जहाज के डेक पर खड़ा टाइम पास कर रहा होता है कि इसी दौरान सनी जिम को किसी के गाना गाने की आवाज आती है। नजर घुमाकर देखने पर सनी जिम को पता चलता है कि वो गाना नीचे पानी के अंदर मौजूद एक औरत गा रही थी। मार्क हमेशा की तरह अपने काम में मसरूफ होता है कि इसी दौरान मार्क की नजर जहाज के डेक पर खड़े सनी जिम पर पड़ती है, जो पानी के अंदर कूदने की तैयारी कर रहा था। सनी जिम समुद्र के अंदर छलांग लगाने वाला है। ये देखकर मार्क फौरन जाकर सनी जिम को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सनी जिम अपने आप को मार्क की पकड़ में से आजाद करवाकर दोबारा समुद्र की तरफ जाने की कोशिश करता है। मुझे उसके पास जाना है, वो मुझे बुला रही है, मुझे हर हाल में उसके पास जाना होगा। सनी जिम पूरी तरह जल परी के असर में था, लेकिन इससे पहले कि सनी जिम पानी के अंदर छलांग लगा पाता, मार्क सनी जिम के सर पर एक लोहे का औजार मारकर उसे बेहोश कर देता है। सनी जिम दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश ना करे, इसके लिए कैप्टन हार्लो सनी जिम को एक कमरे के अंदर कैद कर देता है। सोनिया और मार्क, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता कि सनी जिम को क्या हुआ है, लेकिन सनी जिम इस कमरे के अंदर कैद है। ये बात सिर्फ हम तीनों के दरमियान ही रहनी चाहिए। लेकिन हार्लो, सनी जिम के आदमियों का क्या? सनी जिम गायब है, इस बात का एहसास होते ही सनी जिम के आदमी कुत्ते की तरह पूरे जहाज में सनी जिम को ढूंढना शुरू कर देंगे। सोनिया, सनी जिम के आदमियों को मैं और मार्क संभाल लेंगे, तुम उनकी टेंशन मत लो। इसके बाद हार्लो और मार्क सनी जिम के आदमियों के कमरे में जाकर उनको अपने साथ पार्टी करने की दावत देते हैं, और फिर सनी जिम के सारे आदमी सब कुछ भूलकर पूरी तरह शराब के नशे में डूब जाते हैं। आधी रात के वक्त शराब के नशे में धुत मार्क जहाज के वीरान पड़े हिस्सों में से गुजरता हुआ सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है कि इसी दौरान कोई चीज मार्क के ऊपर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लेती है। सन 1917 अमेरिका और जर्मनी के दरमियान जंग अपने पूरे अरूज पर थी। जर्मनी की तरफ जा रहे एक अमेरिकी समुद्री जंगी जहाज का कैप्टन समुद्र के बीचों बीच एक आदमी को बेयारो मददगार सिर्फ एक एयर बलून के सहारे पानी के अंदर तैरते हुए देखता है। ये देखकर अमेरिकी फौजी उस आदमी को पानी में से निकालकर अपने जहाज पर ले आते हैं।
अजनबी, मैं इस जहाज का कैप्टन हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से हो? कैप्टन, मेरा नाम सनी जिम है और मेरा ताल्लुक जर्मनी से है। मिस्टर सनी जिम, आप इस वक्त अमेरिकी फौज के जहाज पर हैं और क्योंकि आप हमारे दुश्मन मुल्क के शहरी हैं, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। कैप्टन की ये बात सुनकर सनी जिम डर जाता है और अपने आप को अमेरिकी फौजियों की पकड़ में से आज़ाद करवाने के लिए अपने हाथ पांव मारना शुरू कर देता है। मुझे जाने दो, मुझे वापस समुंदर में फेंक दो, मुझे वापस समुंदर में जाना है। तकरीबन 9 साल बाद वापस होश में आने पर जब सनी जिम को इस बात का एहसास होता है कि वो एक अंधेरे कमरे के अंदर कैद है, तो सनी जिम अपनी पूरी ताकत के साथ खुद को उस कमरे में से आज़ाद करवाने की कोशिश में लग जाता है। हार्लो, मुझे इस कमरे में से बाहर निकालो। कोई मुझे इस कमरे में से बाहर निकालो। सुबह जब कैप्टन हार्लो और लेडी सोनिया जहाज के डेक पर आते हैं, तो वहां पर पहले से मौजूद शोल्स उन दोनों को बताता है कि उनका साथी मार्क नहीं मिल रहा। मार्क गायब है। ये बात पता चलते ही लेडी सोनिया अपने सारे आदमियों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, साथियों, हमारा एक साथी मार्क लापता है, इसलिए जाओ और मार्क को ढूंढने के लिए जहाज के चप्पे चप्पे की तलाशी लो। लेडी सोनिया की ये बात सुनकर कैप्टन हार्लो लेडी सोनिया के कान में कहता है, सोनिया, बस इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी उस कमरे तक ना जाए जिस कमरे में हमने सनी जिम को बंद कर रखा है। शोल्स भी बाकी लोगों के साथ अपने दोस्त मार्क को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन कैप्टन हार्लो शोल्स को अपने पास रोक लेता है। शोल्स, यही सही वक्त है। तुम्हें अभी सबमरीन में से सोना निकालने के लिए समुद्र के अंदर जाना होगा। हार्लो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरे लिए इस वक्त उस सोने से ज्यादा जरूरी अपने दोस्त मार्क को ढूंढना है। मुझे पता है, लेकिन शोल्स, मेरी भी मजबूरी समझो। अगर मैं बगैर उन सोने की ईंटों के खुश्क जमीन पर वापस गया, तो जिन लोगों के मैंने पैसे देने हैं वो लोग मुझे जान से मार देंगे। प्लीज शोल्स, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता है। मार्क को यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे। इसके बाद शोल्स ना चाहते हुए भी अपना डाइविंग सूट पहनता है और सिलेंडर में बैठकर एक बार फिर समुद्र की गहराई में पड़ी सबमरीन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। ऊपर जहाज पर मौजूद कैप्टन हार्लो पानी के अंदर मौजूद शोल्स की हर हरकत के ऊपर नजर रख रहा होता है कि इसी दौरान फाइफर वहां आकर कैप्टन हार्लो के साथ कुछ बात करने की कोशिश करता है। फाइफर, मैं यहाँ इस वक्त पानी के अंदर मौजूद शोल्स को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन सकता। कैप्टन हार्लो की ये बात सुनकर फाइफर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और कैप्टन हार्लो को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी तरफ हम लेडी सोनिया को उस कमरे के सामने खड़ा देखते हैं जिस कमरे के अंदर सनी जिम कैद था। सनी जिम, तुम अपने आप को बिला वजह थका रहे हो। एक बार हम समुद्र के अंदर से वो सारा सोना निकाल लें तो फिर हम तुम्हें खुद ही इस कमरे में से आजाद कर देंगे। और सोनिया, मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं इस कमरे में से बाहर निकलूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे कैप्टन हार्लो को जान से मार दूंगा। इतने में दो आदमी मार्क को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। मार्क का कुछ पता चला? नहीं मैम, हमने हर जगह देख लिया है। बस अब सिर्फ ये एक कमरा बाकी रह गया है देखने वाला। बॉयज, इस कमरे के अंदर कुछ नहीं है। मैं इस कमरे के अंदर पहले ही देख चुकी हूँ। और इस तरह सोनिया उन दोनों आदमियों को सनी जिम वाले कमरे को खोलने से रोक लेती है। नीचे पानी में शोल्स सोने की ईंटों से भरे लकड़ी के डब्बों को सबमरीन में से निकालकर अपने जाल के अंदर इकट्ठा करने में मसरूफ होता है।
कि इसी दौरान शोल्स को किसी औरत के गाना गाने की आवाज आती है। इधर उधर देखने पर शोल्स को पता चलता है कि वो गाना और कोई नहीं बल्कि उससे कुछ फासले पर मौजूद जलपरी गा रही थी। ऊपर जहाज पर कैप्टन हार्लो बैठा अपना काम कर रहा होता है कि इसी दौरान सनी जिम के कुछ आदमी वहां आकर कैप्टन हार्लो को घेर लेते हैं। हार्लो, हमें कल रात से सनी जिम का कुछ अता पता नहीं है। कहीं इसके पीछे तुम्हारा और तुम्हारे आदमियों का हाथ तो नहीं है? अच्छा, मेरा एक आदमी मार्क भी सुबह का नहीं मिल रहा। अब मैं उसका इल्जाम किस पर लगाऊं? कैप्टन हार्लो गुस्से से सनी जिम के आदमी को जवाब देता है। शोर की आवाज सुनकर लेडी सोनिया भी वहां आ जाती है। लेडी सोनिया सनी जिम के आदमियों को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस सारे शोर शराबे के दरमियान अचानक फाइफर बोलकर सबको अपनी तरफ मतवज्जा करता है। दोस्तों, मैं तुम सबको एक बात बताना तो भूल ही गया। जैसा कि तुम सब जानते हो कि मेरा कमरा जहाज के डेक के करीब है। कल रात को जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था तो मैंने जहाज के डेक पर दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। वो दोनों लोग आपस में किसी बात पर लड़ रहे थे। थोड़ा गौर करने पर मुझे एहसास हुआ कि वो दोनों आदमी और कोई नहीं बल्कि मार्क और सनी जिम थे। और फिर पता नहीं क्या हुआ और उन दोनों की आवाजें एकदम से बंद हो गई। और फाइफर, तुम ये इतनी जरूरी बात हमें अब बता रहे हो? सॉरी दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मामला इतना सीरियस है। अगर फाइफर सच बोल रहा है तो हो सकता है कि रात के वक्त आपस में लड़ते हुए मार्क और सनी जिम किसी हादसे का शिकार हो गए हो। सब समुंदर के ऊपर नजर रखो। अगर पानी के अंदर कोई अजीब चीज नजर आए तो फौरन मुझे बताओ। सनी जिम के आदमियों से जान छूटने के बाद कैप्टन हार्लो फाइफर से पूछता है। फाइफर, रात को सनी जिम तो यहाँ पर मौजूद था ही नहीं, तो तुमने कैसे सनी जिम को मार्क के साथ बात करते सुन लिया? कैप्टन हार्लो, ये बात आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन क्या सनी जिम के आदमियों को ये बात पता है? फाइफर, तुम उन सब को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। फाइफर, सच सच बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? कैप्टन हार्लो, मुझे बस उन सोने की ईंटों में से अपना हिस्सा चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद कैप्टन हार्लो फाइफर को इग्नोर करके वापस अपने काम में लग जाता है। कैप्टन हार्लो, आपको मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं। भला मैं अकेला आदमी आपका क्या बिगाड़ लूंगा? नीचे समुंदर में शोल्स को मुकम्मल तौर पर अपनी सुरीली आवाज के जादू में जकड़ने के बाद जल परी समुंदर के अंदर और गहराई की तरफ जाना शुरू कर देती है। जल परी को अपने से दूर जाता देखकर शोल्स बिना कुछ सोचे समझे दीवानों की तरह जल परी के पीछे पीछे तैरना शुरू कर देता है। ऊपर जहाज पर शोल्स के जिस्म के साथ बंधी रस्सी को देखकर कैप्टन हार्लो को एहसास होता है कि शोल्स जहाज से दूर जा रहा है। साथियों, हमें शोल्स को जहाज से दूर जाने से रोकना होगा, इससे पहले कि ये रस्सी टूट जाए और शोल्स समुंदर की गहराई में गुम हो जाए। शोल्स हर हाल में जलपरी तक पहुंचना चाहता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। और फिर एक वक्त आता है कि शोल्स जलपरी की सुरीली आवाज का पीछा करते हुए समुंदर के अंदर एक अजीबोगरीब जगह पर पहुंच जाता है, जिस जगह पर हर तरफ इंसानी लाशें बिखरी हुई थी। दर हकीकत जलपरी शोल्स को अपने पीछे पीछे अपने घोंसले में ले आई थी। इसके बाद जलपरी सही मौका देखकर शोल्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसकी जानब बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि जलपरी शोल्स तक पहुंच पाती, कैप्टन हार्लो वहां आकर शोल्स को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ऊपर जहाज पर सनी जिम अपने कैद खाने का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है।
आखिरकार सनी जिम की कोशिशें रंग लाती हैं और सनी जिम अपने कैद खाने का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। तैयार हो जाओ हार्लो, मैं आ रहा हूँ। जहाज के दूसरे कोने में कैप्टन हार्लो की गैर मौजूदगी में पूरे जहाज का कंट्रोल लेडी सोनिया के हाथ में था। लेडी सोनिया पानी के अंदर कैप्टन हार्लो और शोल्स की लोकेशन को ट्रैक करने में मसरूफ होती है कि इसी दौरान लेडी सोनिया सनी जिम के कुछ आदमियों को आपस में बात करते हुए सुनती है। चलो लड़कों, वक्त आ गया है कि हम इस पूरे जहाज को अपने कंट्रोल में ले लें। सनी जिम के आदमी जहाज पर कब्जा करने वाले हैं। ये बात पता चलते ही लेडी सोनिया अपनी जगह अपने एक आदमी को बिठाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी सोनिया अपने कमरे में बैठी अपने सामान में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में सनी जिम पीछे से आकर लेडी सोनिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेडी सोनिया सनी जिम के हमले से बाल बाल बचती है। जवाब में लेडी सोनिया सनी जिम की दोनों टांगों के दरमियान में एक जोरदार लात मारकर उसको जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद लेडी सोनिया सनी जिम के सर पर डंडा मारकर उसको बेहोश कर देती है। इसके बाद लेडी सोनिया जाकर एक तिजोरी में से अपनी बंदूक निकालती है और उसको सनी जिम के ऊपर तान देती है। लेकिन इतने में जहाज के डेक से आने वाली आवाजें लेडी सोनिया को बताती हैं कि कैप्टन हार्लो जहाज पर वापस आ गया है। कैप्टन हार्लो की वापसी का पता चलते ही लेडी सोनिया बेहोश सनी जिम को वहीं परा छोड़कर कैप्टन हार्लो से मिलने के लिए जहाज के डेक की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। कैप्टन हार्लो बहुत मुश्किल से शोल्स को खींचकर अपने साथ वापस जहाज पर लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शोल्स वापस समुद्र के अंदर जाने के लिए बजिद था। यहाँ तक कि कैप्टन हार्लो को शोल्स को वापस पानी के अंदर जाने से रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे वापस पानी के अंदर जाना है, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। ठीक है शोल्स, ठीक है, मैं तुम्हें वापस समुद्र के अंदर जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें थोड़ा सा आराम करना होगा। कैप्टन हार्लो की ये बात सुनकर शोल्स थोड़ा ठंडा हो जाता है। जब कैप्टन हार्लो शोल्स को उठाकर उसके कमरे की तरफ लेकर जा रहा होता है, तो रास्ते में कैप्टन हार्लो की मुलाकात लेडी सोनिया से होती है। लेडी सोनिया कैप्टन हार्लो को बताती है, हार्लो, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन सनी जिम कमरे से बाहर आ गया है। उसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे जान से मारने की कोशिश की। लेडी सोनिया की ये बात सुनकर कैप्टन हार्लो शोल्स को लेडी सोनिया के हवाले करके सनी जिम को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। जब लेडी सोनिया शोल्स को उसके कमरे की तरफ लेकर जा रही होती है, तो इसी दौरान अचानक शोल्स को एक बार फिर जलपरी की सुरीली आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही शोल्स अपने आप को लेडी सोनिया से छुड़वा कर पागलों की तरह जलपरी की आवाज के पीछे भागता है। लेडी सोनिया भी शोल्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। शोल्स का पीछा करते हुए लेडी सोनिया जहाज के इंजन रूम में पहुंचती है, जहां पर वो किसी आदमी को जहाज के इंजन के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है। तुम कौन हो और जहाज के इंजन के साथ क्या कर रहे हो? जब वो आदमी पलटकर लेडी सोनिया की तरफ देखता है, तो हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फाइफर था। फाइफर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनिया, मैं तो यहाँ पर वैसे ही। इसी दौरान लेडी सोनिया की नज़र फाइफर के बिल्कुल पीछे खड़ी जलपरी पर पड़ती है। जलपरी को देखकर लेडी सोनिया बहुत बुरी तरह डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपनी बंदूक का रुख जलपरी की तरफ मोड़ देती है। तो ये है वो बला जिसके बारे में शोल्स बात कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि लेडी सोनिया जलपरी के ऊपर गोली चला पाती, जलपरी लेडी सोनिया को भी अपनी सुरीली आवाज के जादू में जकड़ लेती है।
लेकिन जैसे ही लेडी सोनिया के ऊपर से जलपरी के जादू का असर खत्म होता है तो लेडी सोनिया जलपरी से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जलपरी लेडी सोनिया को खाने के लिए अपनी छाती को खोलकर एक नुकीले दांतों से भरे जबड़े में बदल लेती है, और इस तरह कहानी में पहली बार हम जलपरी का असल रूप देखते हैं। जब जलपरी लेडी सोनिया की चीरफाड़ करने में मसरूफ होती है तो फाइफर साइड पर खड़ा ये सब देखकर हंस रहा होता है। जहाज के डेक पर सनी जिम और कैप्टन हार्लो के आदमी आमने सामने खड़े एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं कि इसी दौरान जहाज का इंजन खुद ब खुद बंद हो जाता है। दोनों पार्टियां जहाज का इंजन बंद होने का इल्जाम एक दूसरे पर लगाती हैं। बात इतनी ज्यादा फैलती है कि सनी जिम और कैप्टन हार्लो के आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। जब वो सब एक दूसरे की हड्डी पसली तोड़ने में मसरूफ होते हैं तो इसी दौरान कैप्टन हार्लो एक गोली चलाकर आपस में लड़ रहे सारे आदमियों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। अबे अकल के अंधों, तुम सबको नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त हमारा जहाज एक समुद्री तूफान में फंसा हुआ है। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं बल्कि साथ मिलकर अपने जहाज को बचाने का है, वरना हम सबको घर वापस पानी में तैर कर जाना पड़ेगा। इतने में कैप्टन हार्लो को अपने पीछे से सनी जिम की आवाज आती है। हेलो कैप्टन हार्लो, कहीं तुमने मुझे मिस तो नहीं किया? वहां आते ही सनी जिम अपने आदमियों को हुक्म देता है, साथियों, पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लो और कैप्टन हार्लो और उसके सारे आदमियों को उठाकर जहाज से बाहर फेंक दो। इसके बाद टीम कैप्टन हार्लो और टीम सनी जिम के दरमियान जहाज पर कब्जे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान कैप्टन हार्लो अपने दुश्मनों के ऊपर अपनी बंदूक का दिल खोलकर इस्तेमाल करता है। कैप्टन हार्लो सनी जिम को भी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन सनी जिम अपने डंडे का वार करके कैप्टन हार्लो के हाथ में से उसकी बंदूक गिराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कैप्टन हार्लो और सनी जिम एक दूसरे के ऊपर मुक्कों और घूंसों की बारिश कर देते हैं। एक दूसरे के साथ लड़ते हुए कैप्टन हार्लो और सनी जिम की नज़र फाइफर पर पड़ती है, जो जहाज पर मौजूद सारे लोगों को आपस में लड़ता देखकर खुशी के मारे नाच गाना कर रहा होता है। ये देखकर कैप्टन हार्लो सनी जिम से कहता है, सनी जिम, तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे इस फाइफर के बच्चे को सबक सिखाने दो। कैप्टन हार्लो, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। इसके बाद कैप्टन हार्लो और सनी जिम अपने अपने आदमियों से कहते हैं, सब आपस में लड़ना बंद करो और जाकर उस हरामखोर फाइफर को पकड़ो। लेकिन क्यों कैप्टन हार्लो, मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? फाइफर तुम ही हम सबको उन सोने की ईंटों का लालच देकर समुद्र में अपने साथ यहाँ तक लाए ताकि तुम हम सबको मौत के घाट उतार सको। लेकिन क्यों फाइफर, हम सब ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैप्टन हार्लो, ये सच है कि तुम सबको यहाँ तक लाने के पीछे मेरा ही हाथ था, लेकिन मैं तुम सबको नहीं मारूंगा, वो मारेगी। इतने में जहाज के डेक पर मौजूद सारे लोग अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस करते हैं और फिर एकदम से जहाज के डेक के लकड़ी के फर्श को फाड़कर जल परी वहां आ जाती है। उस खौफनाक बला को अपने सामने देखकर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन जलपरी उन सबको बारी बारी पकड़कर खाना शुरू कर देती है। इस सब से बिल्कुल बेखबर जहाज के नीचे वाले हिस्से में मौजूद शोल्स अपने कमरे में बैठा अपने सामान में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर शोल्स को वो चीज मिल जाती है जो वो ढूंढ रहा था, अपना चाकू। अपने उस चाकू को देखकर शोल्स उस चाकू के साथ जुड़ी अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। शोल्स को वो वक्त याद आता है जब जंग के दौरान दुश्मनों ने उसके और उसके साथियों के ऊपर जहरीली गैस से हमला किया था।
उस जहरीली गैस से बचने के लिए शोल्स को अपने एक मरे हुए साथी के चेहरे पर से उसका गैस मास्क उतार कर अपने चेहरे पर पहनना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान जहरीली गैस से मर रहे शोल्स के दूसरे साथी शोल्स से उसका गैस मास्क छीनने की कोशिश करते हैं। शोल्स किसी को अपना गैस मास्क नहीं दे सकता था, इसलिए शोल्स अपने गैस मास्क को बचाने के लिए अपने चाकू से अपने ही साथियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। ओ मेरे खुदाया, ये मेरे से क्या हो गया। इतने में शोल्स को एक बार फिर जलपरी की आवाज सुनाई देती है। मुझे उसके पास जाना होगा, वो मुझे बुला रही है, मुझे अभी उसके पास जाना होगा। ये कहते हुए शोल्स जलपरी की आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है। कैप्टन हार्लो और सनी जिम के समेत जहाज के डेक पर मौजूद सारे लोग जलपरी के हाथों मारे जा चुके थे और फाइफर उन सब की लाशों के दरमियान जलपरी के सामने खड़ा उसकी खूबसूरती और ताकत की तारीफों के पुल बांध रहा था। इसी दौरान जलपरी फाइफर को छूकर उसका ध्यान अपनी तरफ करती है, जिसका फायदा उठाकर शोल्स पीछे से आकर फाइफर की पीठ में अपना खंजर गाड़ देता है। फाइफर को ठिकाने लगाने के बाद शोल्स जलपरी को ललकारता है, डायन, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, बस मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद करो। लेकिन जैसे ही जलपरी गुस्से से फट रहे शोल्स को छूती है तो वो एकदम खामोश हो जाता है। इतने में समुद्र के अंदर से एक बहुत भरा शैतान बाहर निकलता है और कैप्टन हार्लो के जहाज को दबोच कर अपने साथ समुद्र के अंदर ले जाता है और फिर हम शोल्स को पानी के अंदर डूबते हुए देखते हैं। वापस होश में आने पर शोल्स अपने आप को खुले समुद्र में सिर्फ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे तैरता हुआ पाता है। सर उठाकर देखने पर शोल्स की नजर अपने सामने खड़ी जलपरी पर पड़ती है। इससे पहले कि शोल्स कुछ समझ पाता, जलपरी शोल्स के सामने उसके लकड़ी के तख्ते पर एक सोने की ईंट रखकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन तक अपने लकड़ी के तख्ते पर समुद्र में यहाँ वहां तैरने के बाद भूख और प्यास की वजह से शोल्स की हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से इसी दौरान कुछ मछुआरों की नजर समुद्र में बेयारों मददगार भटक रहे शोल्स पर पड़ जाती है। जब वो मछुआरे शोल्स की जान बचाने के लिए उसको उठाकर अपने जहाज पर लाते हैं तो उन मछुआरों को शोल्स के पास से एक बहुत बड़ी सोने की ईंट मिलती है। अजनबी, तुम्हें ये सोने की ईंट कहाँ से मिली है? दोस्तों, मुझे ये सोने की ईंट जहाँ से मिली है वहां पर इस तरह की और भी सोने की ईंटें मौजूद हैं। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम सबको भी उन सोने की ईंटों तक लेकर जा सकता हूँ। तो तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलने के लिए तैयार है?